गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो हम लोग यूज़ करेंगे, आज जो हम लोग मेनली जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका बैक फिल्टर में ऑप्टिमाइजेशन में हम लोग मेनली क्या पढ़ेंगे। मेनली हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग अपना डिज़ाइन पार्ट पढ़ेंगे और अपना ऑडिट पार्ट पढ़ेंगे और ट्रबल शूटिंग पढ़ेंगे। तो जब पहले मैंने एक वीडियो डाला था वो बहुत ब्रीफ में था कि कैसे हम लोग ऑडिट करते हैं, लेकिन आज हम लोग मेनली क्या पढ़ेंगे, डिजाइन एक्सपर्ट्स पढ़ेंगे। और डिजाइन में मेनली क्या पढ़ेंगे, प्रोसेस डिजाइन एक्सपर्ट ज्यादा पढ़ेंगे कि प्रोसेस डिजाइन कैसे करते हैं किसी भी बैक फिल्टर का। क्योंकि मैकेनिकल डिजाइन में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं और मैकेनिकल डिजाइन हमको नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत मैकेनिकल डिजाइन की, लेकिन वो मैकेनिकल डिजाइन हमारा इतना ऑपरेशन में यूज नहीं होता है क्योंकि जो डिजाइन करता है बैक फिल्टर उसके लिए ज्यादा है। लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत एक्सपर्ट्स पढ़ लेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन हमारे होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका कंसेप्ट समझते हैं कि किस कंसेप्ट पे ये बेस रहता है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मैं मान के चलूं कि अगर मेरे को इंपॉर्टेंट पॉइंट में बताऊं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है, जैसे कि मेरा पहला पॉइंट है कि आइडेंटिफाई द इक्विपमेंट्स टू बी डीडस्टेड। तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि अगर आपको बैक फिल्टर की कहाँ के लिए डिजाइन करना है, सबसे पहले तो आपको ये डिजाइन करना है, वरना आपको साइलो के लिए लेना है, सीएफ साइलो के लिए लेना है, क्लिंकर के लिए लेना है, बेल्ट्स के लिए लेना है, अपटॉन के लिए लेना है, वेट फिल्टर के लिए लेना है। तो उसके हिसाब से आपको इक्विपमेंट पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि हर किसी के नॉर्म्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं, जो कि हम लोग आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे कि क्या क्या होते हैं। उसके बाद एक और थंब रूल होता है, ये आपको याद पता होना चाहिए कि मैक्सिमम 6 to 8 डिस्टिंक्ट पॉइंट शुड बी कनेक्टेड टू वन कॉमन फिल्टर। मतलब एक बैक फिल्टर में मैक्सिमम 6 to 8। तो इसका हम लोग यूटिलाइज कब करते हैं, इसका हम लोग यूटिलाइजेशन कब करेंगे, जब हम लोग ऑडिट करते हैं बैक फिल्टर्स का। तो मान के चलो मेरा एक बैक फिल्टर का डस्ट लोड कम चल रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, दूसरे वाले बैक फिल्टर को बंद करके उसकी वेंटिंग लाइन इसमें कनेक्ट कर सकता हूँ, ताकि मेरे पावर भी बचे और उसका यूटिलाइजेशन भी अच्छा हो। तो वो हम लोग जब बैक फिल्टर का ऑडिट पार्ट पढ़ेंगे तो उसको और पढ़ेंगे, किसी केस स्टडी भी लेंगे। तीसरा पॉइंट आता है कैलकुलेटिंग द डी डस्टिंग एयरफ्लो फॉर ईच डस्टिंग पॉइंट एंड डक्ट। तो पहला पॉइंट क्या था कि हमको कौन सा इक्विपमेंट डीडस्टिंग करना है वो पता होना चाहिए। दूसरा हमारा पॉइंट था कि एक बैक फिल्टर में हम लोग मैक्सिमम ए डीडस्टिंग लाइन जोड़ सकते हैं। तीसरा क्या पॉइंट होता है, तीसरा पॉइंट ये रहता है कि हमको ये पता होना चाहिए कि हर डीडस्टिंग एयरफ्लो ई डीडस्टिंग पॉइंट, मतलब कौन सा इक्विपमेंट में कितना डीडस्टिंग का फ्लो चाहिए वो भी हमको पता चलना है। तो वो हम लोग कुछ नॉर्म्स होते हैं, जैसे अगर मैं वेट फीडर के लिए डिजाइन करना है तो वेट फीडर के लिए वो कितना वेंटिंग वॉल्यूम चाहिए। अगर मान के चलो मैं क्रशर के लिए चाहती है तो क्रशर के लिए कितना वेंटिंग वॉल्यूम चाहिए, तो वो भी मेरे को पता होना चाहिए। फिर चौथा पॉइंट है कि कैलकुलेट द एयर फ्लो फॉर कंप्लीट डीडस्टिंग पाइप सिस्टम। ये तो इक्विपमेंट का हो गया। अब कंप्लीट पाइपिंग सिस्टम में जो है उसके लिए कितना चाहिए वो भी हमको कैलकुलेशन से पता होना चाहिए। डिटरमाइन द पाइप साइज फ्रॉम द एयर फ्लो। तो जनरली क्या होता है, एक बार हम लोग पाइप का फ्लो हमको पता चल जाता है तो हम लोग जनरली जो रिकमेंडेड जो वेलोसिटीज होती है, जैसे बैक फिल्टर से पहले 9 to 12 मीटर पर सेकंड होती है और बैक फिल्टर के बाद हमारी 20 मीटर पर 15 to 20 मीटर पर सेकंड होती है। तो उस नॉर्म्स के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, डक्ट को पाइप को डिजाइन करते हैं। तो हमको ये सारे सीक्वेंस फॉलो करने हैं। अगर ऐसे सीक्वेंस नहीं फॉलो करोगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी। उसके बाद आता है डिसाइड द एयर टू क्लॉथ रेशियो। अब एयर टू क्लॉथ रेशियो का मतलब होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एयर टू क्लॉथ रेशियो होता है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। एयर टू क्लॉथ रेशियो का मतलब होता है कि कितना अपने को पर क्लॉथ में कितना एयर चाहिए। मतलब जो बैक फिल्टर का जो क्लॉथ होता है, जो फैब्रिक हम लोग करते हैं वो रहता है। तो जनरली हम लोग जब डिसाइड करते हैं वो एयर टू क्लॉथ रेशियो रहता है। इसी के ऊपर जो पूरा बैक फिल्टर का जो साइज रहता है, जितना ज्यादा एयर टू क्लॉथ रेशियो रहेगा उतना मेरा बैक फिल्टर का साइज बढ़ता जाएगा। और बाद में हम लोग उसको पहले तो पूरा डिफाइन करेंगे क्या रहता है, उसको हम लोग डिटेल्स में बाद में पढ़ेंगे। तो एयर टू क्लॉथ रेशियो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। वो मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी डिपेंड करता है, कैसा मटेरियल है आपका। सीमेंट के लिए अलग रहेगा, कोल के लिए अलग रहेगा आपका। और कितना होना चाहिए, ज्यादा हायर साइड होना चाहिए कि लोअर साइड होना चाहिए, कितना ऑप्टिमम होना चाहिए, वो हम लोग फर्दर स्लाइड्स में पढ़ेंगे। उसके बाद है डिसाइड द मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या रहता है कि जनरली जो हमारा फिल्ट्रेशन होता है बैक फिल्टर के फिल्ट्रेशन वेलोसिटी, तो उसके हिसाब से हम लोग एयर टू क्लॉथ रेशियो भी डिसाइड करते हैं। तो मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद क्या रहता है,
choose the auxiliary equipment, throttle valve, ventilation filter, fan, insulation based on the de-dusting air volume। उसके बाद क्या होता है कि हम लोग ऑक्सिलरीज भी लेते हैं। ऑक्सिलरीज का मतलब है कि अगर मान लो मैंने सबसे पहले जिस इक्विपमेंट को डीडस्टिंग करना है, तो वहां पर जब मैं इक्विपमेंट को डीडस्टिंग करूंगा तो वहां की ह्यूमिडिटी कितनी है, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो मेरे को इंसुलेशन ज्यादा लगाना पड़ेगा, ह्यूमिडिटी कम है तो इंसुलेशन कम रहेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द साइट कंडीशंस कैसी है उसके हिसाब से भी मेरे को एक्शंस लेने पड़ते हैं। जैसे मैंने नीचे, तो ये सारे जो पॉइंट्स है नीचे वाले 2-3 वो आपस में को रिलेटेड करते हैं। तो जब हम लोग बैक फिल्टर का जब डिजाइन पढ़ते हैं तो हमको ये एक प्रोसेस डिजाइन हो गया, अभी मैकेनिकल डिजाइन नहीं बता रहा हूं, प्रोसेस डिजाइन हो गया। अब आता है कि डीडस्टिंग प्लांट में भी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कंपोनेंट। तो जो डीडस्टिंग मेरा जो होता है वो किसमें कंपोनेंट में डिवाइड होता है। एक तो मेरे को किसमें, पहला पॉइंट है इक्विपमेंट टू बी डिडस्टेड, मतलब जो इक्विपमेंट मेरे को डिडस्टेड करना है वो पता होना। जैसे मान के लोगों में वेट फीडर को डिडस्टिंग करनी है तो उसके हिसाब से मैं वेंटिंग वॉल्यूम और करूंगा। उसके हिसाब से डिडस्टिंग जो पाइप्स होंगे, वॉल्स होंगे, वो होंगे, फिल्टर हो गया, फैन एंड मोटर, इंसुलेशन। तो ये डिडस्टिंग जो कंपोनेंट है, जो डिडस्टिंग पूरा बैक फिल्टर सिस्टम है, वो किस किस कंपोनेंट में रहता है, फैन में रहता है, मोटर में रहता है, इंसुलेशन में रहता है, और भी इसमें आप कर सकते हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग लेंगे, वो आता है वेंटिंग नॉर्म्स। तो अब क्या होता है कि जो वेंटिंग नॉर्म्स के हिसाब से, जो मैंने शुरू में बताया था कि एक बैक फिल्टर में हम लोग मैक्सिमम कितनी वेंटिंग लाइन जोड़ सकते हैं, हम लोग मैक्सिमम 6 to 8 जोड़ सकते हैं, मैक्सिमम 8 मान के चलो। तो अब जो वेंटिंग वॉल्यूम होता है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। वेंटिंग वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मटेरियल का मतलब कि हमारा जो डस्ट है वो एक्सप्लोजिव है कि नॉट एक्सप्लोजिव है। एक्सप्लोजिव का मतलब जैसे कोल के लिए, अगर मैं कोल के लिए वेंटिलेशन वॉल्यूम लूंगा तो उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी, और अगर मैं सीमेंट और क्लिंकर डस्ट के लिए लूंगा तो उसके लिए वेंटिलेशन वॉल्यूम अलग रहेगी। तो जो हम लोग अगर कोई भी वेंटिंग नॉर्म्स लेंगे तो वो किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करेगा। दूसरा किस पे डिपेंड करता है, इक्विपमेंट टाइप। इक्विपमेंट का टाइप का मतलब होता है कि एक होता है ओपन सिस्टम होता है, एक होता है क्लोज सिस्टम। जैसे मेरा डायरेक्ट चेन कन्वेयर हो गया, डायरेक्ट चेन कन्वेयर मेरा क्या होगा, क्लोज सिस्टम हो गया। ऐसे मेरा डीप बकेट कन्वेयर हो गया, डीप बकेट कन्वेयर क्या हो गया, मेरा क्लोज सिस्टम हो गया। तो इनमें मेरी जो रिक्वायरमेंट होगी वो अलग होगी। सिमिलरली मेरी अपना वेट फीडर हो गया, ये ओपन सर्किट हो गया, तो उसमें मेरी जो डिजस्टिंग की रिक्वायरमेंट होगी अलग होगी। तो आपको क्या क्या रहना है। अब क्या होता है, जब हम लोग कोई बैक फिल्टर लेते हैं, एक सिंपल सा वेलोसिटी प्रोफाइल लिखते हैं, तो ये जो इसकी ये तो जो दिखाई दे रही है आपकी सब ब्रांचेस हो गई और ये मेन ब्रांच हो गई। तो जनरली अगर आपको कोई पूछता है कि हम लोग बैक फिल्टर में क्या मेंटेन करते हैं, तो बैक फिल्टर में कभी भी हम लोग ड्राफ्ट मेंटेन नहीं करते हैं। ड्राफ्ट जो होता है वो किसका फंक्शन होता है, वेलोसिटी का फंक्शन होता है। अगर आपका वेलोसिटी ज्यादा रहेगी तो ऑटोमेटिकली आपका जो प्रेशर ड्रॉप सिस्टम है वो बढ़ जाएगा। तो हम लोगों का जो ड्राफ्ट है वो ऑटोमेटिकली आता है, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन रहता है सीमेंट प्लांट में कि भाई ड्राफ्ट इतना मेंटेन कर लो, इतना मेंटेन कर लो। ड्राफ्ट एक ठीक है, एक नॉर्म्स होता है कि 25-30 mm ठीक है, होना चाहिए। लेकिन मेन हमारा क्या रहता है कि वेंटिंग वॉल्यूम। तो अगर हमारा वेंटिलेशन वॉल्यूम प्रॉपर नहीं रहेगा सिस्टम में तो क्या होगा, हमारी डीडस्टिंग लाइन जो है वो जाम हो जाएंगी। तो जनरली जो वेंटिंग नॉर्म्स क्या कहता है कि वेंटिंग नॉर्म कहता है कि यहाँ पर जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो मेरी होनी चाहिए 9 to 12 मीटर पर सेकेंड। जो मेरी मेन ब्रांच में जो वेलोसिटी होनी चाहिए 9 to 12 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। सब ब्रांचेस में जो मेरी वेलोसिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 10 मीटर पर सेकेंड के आसपास। दूसरा क्या होता है कि आफ्टर बैक फिल्टर यहाँ पर जहां मैं डैम्पर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मेरी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, वहां मेरी वेलोसिटी होनी चाहिए लगभग 16 से लेकर 20 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये क्लीन एयर और क्लियर एयर में आपकी वेलोसिटी एज कंपेरिजन टू डस्ट लैडन के कंपेरिजन में ज्यादा रहेगी। अब आता है एक्सप्लोजिव डस्ट। एक्सप्लोजिव डस्ट में जो हम लोग कंसिडर करते हैं वो क्या करते हैं, रॉ कोल लेते हैं और फाइन कोल लेते हैं। तो रॉ कोल में हमारी जो वेलोसिटी होती है उसमें हम लोग बढ़ा देते हैं, क्योंकि क्या है, अपना रॉ कोल जो है एक्सप्लोजिव मटेरियल है। तो हमारा कभी भी जो वेंटिंग लाइन है कोल के केस में कभी भी जाम नहीं होनी चाहिए। जाम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, आपका सीओ फॉर्मेशन हो जाएगा, और सीओ फॉर्मेशन से क्या होगा, आपका ब्लास्ट हो सकता है। अब कई लोगों को ये नहीं पता कि सीओ से ब्लास्ट कैसे होता है। एक्चुअली क्या होता है कि जब सीओ एक्सिस बन जाता है तो एक्सिस सीओ जो बहुत ज्यादा आपका कंसंट्रेशन जब सीओ को बाय वॉल्यूम बहुत सिस्टम में 10% से भी ज्यादा हो जाता है, तो वो अगर उसको ऑक्सीजन मिल गया एक्सिस में तो वो CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, और एक्सेस CO2 क्या करता है, ब्लास्ट करता है। तो जो भी आपका जो ब्लास्ट होता है सीओ की वजह से, अपना कोल की वजह से, सीओ की वजह से, किसी वजह से होता है,
CO2 की वजह से होता है, क्योंकि जो एक्सेस CO है वो एक्सेस ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है। तो हमको हमेशा क्या करना चाहिए कि हमारा वेंटिंग वॉल्यूम इतना सफिशिएंट मिल रहा है कि हमारा कोल एक्यूमुलेशन कहीं पर भी आ रहा है। तो ये सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है कि जब हम लोग ओपन इक्विपमेंट्स की बात करते हैं, अब आता है ओपन इक्विपमेंट्स की बात करते हैं। तो ओपन इक्विपमेंट्स में हमारा क्या क्या आ गया? अप्रॉन कन्वेयर आ गया, वेट फीडर आ गया, और क्रशर आ गया, और बेल्ट कन्वेयर आ गया। तो ये मेरे क्या हो गए? ओपन 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 मेरे हो गए ओपन ये मेरे हो गए ओपन इक्विपमेंट। जैसे अप्रॉन कन्वेयर हो गया, वेट फीडर हो गया, ये सब मेरे क्या हो गए? ओपन हो गए। अब आता है हमारा क्लोज इक्विपमेंट। तो क्लोज इक्विपमेंट में मेरा क्या हो गया? ड्रैग चेन हो गया, साइलोस हो गए, स्क्रू कन्वेयर्स हो गए, ये सब क्या हो गए? क्लोज इक्विपमेंट हो गए। अब आता है कि भाई मैं कैसे करूं? अब मैं मान के चलता हूं कि जैसे कि मेरा बेल्ट कन्वेयर्स है, तो जैसे कि ए पॉइंट है, और बी पॉइंट है, और सी पॉइंट है, ठीक है ना। एक टेल पुली और हेड पुली का जो कंसेप्ट रहता है, तो जैसे जैसे आपका डायमीटर बढ़ाता जाएगा, वैसे वैसे आपका जो वॉल्यूम है सबका बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से जो नॉर्म्स दिए गए हैं, ये जो नॉर्म्स दिए गए हैं, उस नॉर्म से हम लोगों को डी डस्टिंग वॉल्यूम कैलकुलेट हम लोग आसानी से कर सकते हैं। सिमिलरली अप्रॉन कन्वेयर के लिए भी दिया हुआ है ABC, अब पैन कन्वेयर के लिए भी दिया हुआ है। तो ये नॉर्म से हम लोग क्या करते हैं, जो भी ओपन का इक्विपमेंट्स होते हैं उनका डी डस्टिंग वॉल्यूम निकालते हैं। सिमिलरली जो वेंटिंग वॉल्यूम रिक्वायरमेंट है हमारे क्लोज के लिए, इस क्लोज में मेरे बकेट रेगुलेटर जो है सिंगल केसिंग और डबल केसिंग। तो जैसे जैसे आपका डायमीटर बढ़ता जाएगा, उससे वैसे आपका वेंटिंग वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। ऐसे ही अपना क्रशर के लिए है, क्रशर के लिए वाइब्रेटर फीडर का साइज बढ़ता जाएगा, वैसे वेंटिंग वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। तो ये सारे अपने नॉर्म्स होते हैं, उन नॉर्म्स के हिसाब से हम लोग वेंटिंग वॉल्यूम निकालते हैं। सिमिलरली लोडिंग मशीन हो गया, पैकिंग मशीन हो गया, लोडिंग मोबाइल हो गया, लोडिंग हेड हो गया, टैंकर हेड हो गया, इन सबसे हम लोग निकालते हैं। अब आता है कि हाउ टू डिसाइड इंसुलेशन डिजाइन क्राइटेरिया। तो जो आपका जो इंसुलेशन होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अगर आपका इंसुलेशन प्रॉपर नहीं होगा तो जहां पर आपका ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा तो आपका कंडेंसेशन हो जाएगा। कंडेंसेशन से क्या होगा? आपकी जो बैग्स होंगे वो फ्रिक्वेंट खराब होते रहेंगे। तो हमारा जो इंसुलेशन का कंसेप्ट है वो किस पे डिपेंड करता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है, कि जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना ज्यादा हो, बिकॉज हीट इमिटेड बाय द फिल्टर बॉटम ऑफ इक्विपमेंट हीटिंग एलिमेंट। तो जो हॉपर कहीं की जगह तो क्या होता है कि हम लोग बैग हाउस में भी हीटर लगाते हैं, ताकि हमारा जो टेम्परेचर है वो ड्यू पॉइंट से ऊपर मेंटेन रहे और गर्म टेम्परेचर रहे। और किस पे डिपेंड करता है? बैरोमेट्रिक प्रेशर ऑफ द साइट पे डिपेंड करता है। अब जो हमारे डिजाइन नॉर्म्स हैं, डिजाइन नॉर्म्स अगर हम लोग किसी भी बैग फिल्टर्स का बताएं, तो सबसे इंपॉर्टेंट डिजाइन नॉर्म्स का क्या आता है कि गैस फ्लो कितना है। भाई अगर मान के चलो गैस फ्लो का मतलब है कि अगर मान लो मेरा फैन कितने, मान लो मैं क्रशर के लिए डिजाइन कर रहा हूँ अपना बैक फिल्टर, तो बैक फिल्टर का जब मैं डिजाइन करूंगा तो मेरा गैस फ्लो कितना है, उसी गैस फ्लो से मैं क्या डिजाइन करूंगा? एयर टू क्लॉथ रेशियो डिसाइड करूंगा। क्योंकि अगर वो गैस फ्लो पड़ेगा तो उसके हिसाब से एयर टू क्लॉथ रेशियो किसे डिपेंड करेगा? मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा। ऑपरेटिंग टेम्परेचर कितना है, कितने टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर हमको फैब्रिक का सिलेक्शन करना पड़ेगा। अगर आपका हाई टेम्परेचर है तो आपको फैब्रिक और अच्छा लेना पड़ेगा। डिजाइन प्रेशर कितना है, डिजाइन प्रेशर के हिसाब से अपने को सिस्टम रेजिस्टेंस जो होगा फैन का वो भी डिजाइन करना पड़ेगा। इनलेट डस्ट लोड कितना है ग्राम पर मीटर नॉर्मल मीटर क्यूब में, वो भी डिपेंड करेगा, क्योंकि इनलेट डस्ट लोड से क्या रहता है, जो हम लोग फिल्ट्रेशन वेलोसिटी होती है, जो फैब्रिक फिल्ट्रेशन वेलोसिटी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो वो उसका इंपॉर्टेंस रहता है। आउटलेट डस्ट इमिशन कितना देना है, डस्ट इमिशन का मतलब क्या रहता है कि अगर आपको बहुत कम देना है तो आपको फिल्टर बहुत अच्छा वाला यूज करना पड़ेगा आपको, ताकि आपका जो कलेक्शन एफिशिएंसी है बैक फिल्टर की बढ़ जाए। तो जब हम लोग सारी चीजें करते हैं तो हमारी कॉस्ट भी बढ़ती जाती है, हमारी जो कॉस्ट रहती है ऑटोमेटिकली इन डिजाइन नॉर्म्स पर भी बढ़ती है। अब आता है गैस कंपोजिशन। गैस कंपोजिशन कैसा है? एब्रेसिव है, जैसे कोल है, कोल के लिए अगर मैं बैक फिल्टर लूंगा तो उसकी लाइफ थोड़ी कम मिलेगी, वो एब्रेसिव इन नेचर है। डस्ट डेंसिटी का मतलब वही बल्क डेंसिटी कितना है, मॉइस्चर कितना है, साइट लोकेशन कितना है। तो ये सब इंपॉर्टेंट नॉर्म्स हो गए जो हमको सबको पता है वैसे। अब आता है कि अगर मान के चलो एक सिंपल सा हम लोग कंसेप्ट लेके चलते हैं कि प्रोसेस जैसा, इट नेसेसरी टू डिफाइन ऑल द वर्किंग प्रोडक्ट फ्लो रेट टेम्परेचर मॉइस्चर प्रेशर डेंसिटी फॉर द प्लांट।
तो कोई भी हम लोग जब बैक फिल्टर डिजाइन करते हैं तो हम लोगों को उसका प्रोसेस डाटा सब पता होना चाहिए, कि जैसे कि हमारा बैरोमेट्रिक प्रेशर कितना है, वहाँ का ड्यू पॉइंट कितना है। तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है डायरेक्टली डिटरमाइन द साइज ऑफ द फिल्टर फॉर पर्टिकुलर बैक साइज एंड एयर टू क्लॉथ रेशियो। तो सबसे पहले हमको अगर मान के चलो कि कोई प्लांट हम लोग डिजाइन करते हैं, डिजाइन करने का तो हमको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, जैसे कि अगर मान के चलो वो बोल रहा है कि वेट फिल्टर के लिए हमको बैक फिल्टर लगाना है, तो वेट फिल्टर के लिए बैक फिल्टर लगाने के लिए जो मैंने पहले वेंटिंग नॉर्म्स पढ़े थे, तो उससे हम लोग जितनी साइज का वेट फिल्टर लग रहा उसके हिसाब से हम लोग जितने साइज का जो वेट फीडर लगेगा, उसके जो नॉर्म्स हैं वेट फीडर के डिजाइन करने के, उसके एबीसी जो वैल्यू होंगी उससे हम लोग वेंटिंग वॉल्यूम निकाल लेंगे। जब मेरा वेंटिंग वॉल्यूम आ गया, अब मैं वेट फीडर किस मटेरियल के लिए ले रहा हूँ वो डिपेंड, जैसे कि अगर मैं लाइमस्टोन के लिए ले रहा हूँ तो लाइमस्टोन के लिए मेरा एयर टू क्लॉथ रेशियो कितना है वो मेरे को देखना पड़ेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द, जैसे मान के चलो 1.2 है, तो 1.2 एयर टू क्लॉथ रेशियो, मतलब एयर टू क्लॉथ, एयर अगर आपका फ्लो रेट है मीटर क्यूब पर आवर में, और अपना क्लॉथ है ए मीटर स्क्वायर, तो मीटर क्यूब पर आवर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, तो ये हमको लेना पड़ेगा। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, फिल्ट्रेशन एरिया आ जाएगा, कि हमको अगर मान लो एयर टू क्लॉथ रेशियो पता है और फैन का फ्लो रेट पता है, तो उससे मेरे को फिल्ट्रेशन एरिया पता चल गया, और फिल्ट्रेशन एरिया पता चल गया है तो डिजाइन उस फिल्ट्रेशन एरिया के हिसाब से आपका बैक फिल्टर डिजाइन करेगा। दूसरा क्या है, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर से हमको क्या पता चलेगा, टेम्परेचर से हमको दो तीन चीजें पता चल जाएंगे। एक तो हमको इंसुलेशन की जरूरत है कि नहीं, अगर हाई टेम्परेचर होगा तो ठीक है, हमको कम होगी। दूसरा है कि एमओसी ऑफ बैक फिल्टर, मटेरियल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल कैसा एमओसी यूज करना है हमको। जैसे अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है 260 278, तो हमको हाई फैब्रिक यूज करना पड़ेगा कम टेम्परेचर के लिए। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। तीसरा है प्रेशर। प्रेशर विल डिटरमाइन द पैरामीटर लाइक द प्लेट थिकनेस ऑफ हॉपर। जो हॉपर की जो हम लोग प्रेशर का डिजाइन करता है एक तरीके से प्लेट थिकनेस, प्लेट थिकनेस का मतलब ये मैकेनिकल डिजाइन में रोल प्ले करता है। जो भी हमारा जो सिस्टम में प्रेशर रहता है ना, क्योंकि दो कोई भी हम लोग जो डिजाइन पढ़ते हैं केमिकल इंजीनियरिंग में, वो दो डिजाइन होते हैं, एक प्रोसेस डिजाइन होता है, मैकेनिकल डिजाइन होता है। तो मैकेनिकल डिजाइन क्या करता है, वो थिकनेस बताता है किसी भी चीज की, और प्रोसेस डिजाइन से हम लोग जैसे वॉल्यूम हुआ, ये सब प्रोसेस डिजाइन है, इतना वॉइस वॉल्यूम होगा, इतना होगा। क्योंकि क्या है कि मैकेनिकल डिजाइन हम लोग करते ही नहीं है, प्रोसेस डिजाइन थोड़ा बहुत हमारा यूज होता है, तो हम लोग ज्यादा कंसिडर प्रोसेस डिजाइन में करते हैं। लेकिन हॉपर की कितनी थिकनेस होगी, क्योंकि अगर मान के चलो मैंने जैसे बताया कि ब्लास्ट कब होता है, जब एक्सेस वॉल्यूम हो जाता है सिस्टम में, तो जब CO एक्सेस O2 से रिएक्ट करेगा तो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और CO2 आपका ब्लास्ट कर सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको थिकनेस किससे डिजाइन होगा, प्रेशर से डिजाइन करेगा। सिमिलरली डस्ट लोड विल डिटरमाइन द एयर टू क्लॉथ रेशियो एंड साइज ऑफ मटेरियल कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो डस्ट लोड कितना, हाई डस्ट लोड है तो उसके हिसाब से एयर टू क्लॉथ रेशियो कितना होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द, ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं। अब जैसे कि गैस कंपोजिशन आ गया, गैस कंपोजिशन में क्या क्या, वाटर एंड एसिड ड्यू पॉइंट टू डिटरमाइन द एमओसी, डेंसिटी ऑफ डस्ट, मॉइस्चर, तो ये सब अपने हो गए। अब आता है कि फिल्ट्रेशन एरिया कैसे निकालते हैं। तो फिल्ट्रेशन हम एरिया कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ बैग्स इनटू बैग्स का जो लेटरल सरफेस होगा उससे हम लोग दिखाएंगे। अब आता है एयर टू क्लॉथ रेशियो। तो एयर टू क्लॉथ रेशियो क्या करता है, अब एयर टू क्लॉथ रेशियो होता क्या है, मैं एयर टू क्लॉथ रेशियो पहले पढ़ा देता हूं। तो एयर टू क्लॉथ रेशियो को हम लोग पढ़ते हैं, तो एयर टू क्लॉथ रेशियो को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो पहले एयर टू क्लॉथ रेशियो हम पढ़ ही लेते हैं क्या होता है। हाँ, अब आता है कि पहले कि एयर टू क्लॉथ रेशियो होता क्या है, फिर हम लोग दोबारा से स्लाइड पे वापस से चलते हैं। The air to cloth ratio is simply by a mathematical expression used to measure the amount of filtering cloth area available to a filter to a given volume of air at a given flow rate। मतलब कितना हमको हमारा एक पर्टिकुलर एरिया के लिए कितना वॉल्यूम अवेलेबल है उसको बोलते हैं हम लोग एयर टू क्लॉथ रेशियो। अब लोअर द रेशियो मींस फॉर द सेम वॉल्यूम द साइज ऑफ द बैक फिल्टर विल इंक्रीजेस। अगर हमारा, अब हमारे दो केसेस है कि भाई मेरा जो एयर टू क्लॉथ रेशियो कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए। अब कम होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए कंसिडर करते हैं। अगर मैं ज्यादा ले लूंगा तो ज्यादा लेने से क्या होगा कि अगर मैंने एयर टू क्लॉथ रेशियो हाइयर साइड लिया तो मेरा जो सेम फिल्टर पे मेरा जो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी जो होगा पार्टिकल्स का, जो मेरे 10 पार्टिकल्स जो मेरे जा रहे होंगे वो बढ़ जाएगी। 10 पार्टिकल्स ज्यादा बढ़ने से क्या होगा, जो पेनेट्रेशन करेगा, जो फिल्टर बनाएगा उसके ऊपर, जो फिल्टर बनाते हैं हम लोग, फिल्ट्रेशन वेलोसिटी पढ़ेंगे इसके बाद,
सिस्टम जो रेजिस्टेंस बनाएगा, फिल्ट्रेशन बनाएगा, तो वेलोसिटी ज्यादा रहेगी और आपकी जो फैब्रिक को खराब करने की जो चांसेस है वो बढ़ जाएगी। तो जनरली हम लोग क्या सजेस्ट करते हैं कि हमारा एयर टू क्लॉथ रेशियो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन एयर टू क्लॉथ रेशियो ज्यादा होने से, अब मैं मान के चल रहा हूँ एयर टू क्लॉथ रेशियो कम कर रहा हूँ, एयर टू क्लॉथ रेशियो कम करने से भी मेरा ये दिक्कत रहता है कि अगर ज्यादा कम भी कर दिया तो मेरा जो साइज होगा बैक फिल्टर का वो भी बढ़ जाएगा, तो मेरा कॉस्ट इकोनॉमिक्स भी नहीं हुआ। तो हमको दोनों चीज देखनी पड़ती है कि हमारा एयर टू जो क्लॉथ रेशियो है वो ना बहुत ज्यादा होना चाहिए ना बहुत ज्यादा कम होना चाहिए। अब मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि अगर मेरा एयर टू क्लॉथ रेशियो 1.2 किसके लिए दिया है, कोल और क्लिंकर के लिए दिया है, और जबकि 1.5 दिया है लाइमस्टोन एंड सीमेंटस के। अगर मुझसे कोई पूछता है कि अगर मेरे को अगर लाइमस्टोन के लिए बैक फिल्टर लेना है और कोल के लिए करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि अगर मैं कोल के लिए ले रहा हूं तो मेरी कॉस्ट वो है कि अगर मैं सेम वॉल्यूम लाइमस्टोन का लेता हूँ, सेम वॉल्यूम कोल के लिए डिजाइन करता हूं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरा जो कॉस्ट है इन केस ऑफ कोल बढ़ जाएगी, क्योंकि कोल का क्या है, एयर टू क्लॉथ रेशियो कम है। वहां पे आपको फिल्ट्रेशन, ये एक्चुअली आप इसको मीटर से इसको काट दोगे तो क्या आएगा, ये मीटर के ऊपर मिनट आ जाएगा, इसको हम लोग फिल्ट्रेशन वेलोसिटी वो होता है। तो जनरली ये सजेस्ट किया जाता है कि जो फिल्ट्रेशन वेलोसिटी है वो कम होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा वेलोसिटी होने से क्या होता है कि फैब्रिक की वाइब भी कम हो जाती है, वो इम्पैक्ट ज्यादा मारता है, ठीक है ना। तो आपको बस केक बनाना होता है, जब हम लोग कोटिंग का प्रोसेस पढ़ेंगे, कोटिंग अलग अलग चीज हो जाती है, वो जब हम लोग फिल्ट्रेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग डिटेल से समझेंगे। लेकिन अभी हमको ये समझ में नहीं चाहिए हमारा एयर टू क्लॉथ रेशियो कम होना चाहिए। अगर कोई आपसे पूछता है इंटरव्यू में कि भाई अगर एयर टू क्लॉथ रेशियो लेमस्टोन का है 1.5 और कोल का है 1.2, तो इसका मतलब है कि अगर मैं सेम वॉल्यूम के लिए लगाऊंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सेम वॉल्यूम में दोनों हैंडल करना है, तो मेरे को कोल की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। इसका मतलब है टू हैंडल द लाइमस्टोन फॉर द सेम वॉल्यूम द साइज ऑफ बैक फिल्टर इज स्मॉलर एज कंपेरिजन टू कोल। अगर मेरे को सेम वॉल्यूम को हैंडल करना है तो मेरा जो बैक फिल्टर का साइज होगा लाइमस्टोन में वो कम होगा एज कंपेरिजन टू कोल में होगा। तो लोअर द रेशियो मीन्स द सेम वॉल्यूम द साइज ऑफ बैक फिल्टर इंक्रीजेस, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से अपना हो गया। तो appropriate air to cloth ratio for given application depends upon the particle size distribution। particle size distribution के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिपेंड करता है, क्योंकि जो कोल का जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग होगा, क्लिंकर डस्ट का अलग होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल एयर टू क्लॉथ रेशियो डिपेंड करता है, तो क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल आपका जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो जाता है। दूसरा के पर्टिकुलर मेटल लोडिंग, पर्टिकुलर मेटल लोडिंग के ऊपर डस्ट लोड ज्यादा है, तो डस्ट लोड ज्यादा होने पे आपको एयर टू क्लॉथ रेशियो कम यूज करना पड़ेगा। समझ में आया। अगर आपका डस्ट लोड कम है तो आप एयर टू क्लॉथ रेशियो ज्यादा यूज कर सकते हो। मतलब अगर मान के चलो मैं एयर टू क्लॉथ रेशियो ज्यादा यूज करके चल रहा हूँ, तो एयर टू क्लॉथ रेशियो का मतलब है कि मैंने क्वांटिटी ऑफ फिल्टर कम, मतलब मैंने क्वांटिटी ऑफ फिल्टर कम रखी है और एयर ज्यादा रखी है, तो एयर का मतलब में जो डस्ट लोड भी ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली मेरा बैक फिल्टर नहीं है, तो जितना ज्यादा आपका डस्ट लोड बढ़ता जाएगा आप उससे आपका एयर टू क्लॉथ रेशियो कम करना पड़ेगा। तो ये कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि एयर टू क्लॉथ रेशियो किस किस चीज पे डिपेंड करता है। उसके बाद आता है गैस स्ट्रीम कंडीशन, वो क्या है। अब विच इज बेटर, लोअर और हायर एयर टू क्लॉथ रेशियो, जो मैं बोल रहा था, द लोअर द एयर टू क्लॉथ रेशियो द मोर इफेक्टिव द सिस्टम एट द रिमूविंग डस्ट फ्रॉम योर वर्क एनवायरमेंट। जितना ज्यादा आपका कम होगा उतना ज्यादा आपका लिए होगा। इफ यू ऑपरेट ऑन अ हायर एयर टू क्लॉथ रेशियो वन ऑफ द कॉमन इश्यूज विल एनकाउंटर द डिक्रीज इन सक्शन। अगर आप, क्या होता है कि अगर आप जब हाई पे चलाते हो, ओके, तो आपका जो वेंटिलेशन वॉल्यूम है वो भी कम हो जाता है, ओवरऑल आपका जो हो जाता है जामिंग वामिंग का जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाएगी, ओके। तो ये अपने को फंडे क्लियर होने चाहिए कि एयर टू क्लॉथ रेशियो का कंसेप्ट क्या होता है। अब एयर टू क्लॉथ रेशियो फॉर वेरियस क्लीनिंग मेथड्स आर गिवन फ्लो। तो जो जनरली हम लोग मैकेनिकल चेकिंग रिवर्स, अभी तो हम लोग पल्स जेट की बात कर रहे हैं मैकेनिकली, तो सबसे ज्यादा हम लोगों को एयर टू क्लॉथ रेशियो किसमें रखना पड़ता है, पल्स जेट में रखना पड़ता है, और उसकी जो फिल्ट्रेशन वेलोसिटीज है। अब हमको इसमें एक और चीज पढ़नी है, क्या पढ़नी है हमने को, अब हमको वापस से पढ़नी है केन वेलोसिटी। केन वेलोसिटी क्या होती है, फिल्ट्रेशन वेलोसिटी क्या होती है, ये भी अपने को पढ़नी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे ये, मैंने यहां पर हम लोग थे, हाँ।
अब आता है कि केन वेलोसिटी क्या होती है। तो केन वेलोसिटी, अभी मैंने फिल्ट्रेशन एरिया अपना एयर टू क्लॉथ रेशियो बता दिया। अब एक और इंपॉर्टेंट रहती है केन वेलोसिटी। तो केन वेलोसिटी क्या होती है, जब आपका हमारा जब ये कहते हैं पर्जिंग होती है ना सिस्टम में, पर्जिंग के सिस्टम के बाद क्या होता है, मटेरियल गिरता है। मटेरियल कहाँ गिरता है, हॉपर्स के थ्रू नीचे जाता है। अब केन वेलोसिटी ये इंश्योर करती है कि ये जो मटेरियल गिर रहा है वो वापस से मतलब कलेक्ट होकर सिस्टम में चला जाना चाहिए, ठीक है ना। अब जिस ऊपर से मटेरियल जब गिर रहा है वो किस वेलोसिटी से गिर रहा है, वो गिर रहा है टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी से। टर्मिनल वेलोसिटी पार्टिकल गिर रहा है। अब इसको मैं दिखाता हूं आपको इससे। यहां पे है मेरा ये रहा। अब देखो इस डायग्राम से आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मेरा ये गैस इनलेट घुस रहा है और यहाँ पर मेरी केन वेलोसिटी, यहाँ पर जो मैं दिखा रहा हूँ ना, यहाँ मैक्सिमम वेलोसिटी पॉइंट दिखा रहा। अब पार्टिकल्स यहाँ पे मेरे गिर रहे हैं और यहाँ से मेरी जो वेलोसिटी जो जा रही है उसको बोलते हैं केन वेलोसिटी। तो स्मूथ ऑपरेशन के लिए हमेशा जो टर्मिनल वेलोसिटी होनी चाहिए, जो टर्मिनल वेलोसिटी क्या है कि जिस वेलोसिटी से अपना जो पार्टिकल्स गिर रहा है वो हमेशा ग्रेटर देन होनी चाहिए केन वेलोसिटी से, ठीक है ना। तो केन वेलोसिटी यहाँ पर मेरे को जो गैस मेरी गिर रही है यहाँ पर मैंने निकाला केन वेलोसिटी है। तो केन ग्रेविटी सेटलिंग और डस्ट एक्यूमुलेशन, ये तो डेफिनेशन लिखी है लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। जो टर्मिनल वेलोसिटी है शुड बी ग्रेटर देन होनी चाहिए, मतलब जिस, और केन वेलोसिटी हमेशा कम होनी चाहिए। तो जनरली केन वेलोसिटी हम लोग डिजाइन करते हैं 1.3 1.4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो आपकी जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी वो 1.3 1.4 मीटर पर सेकंड से ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब है, वरना क्या होगा अगर मान लो नहीं होगी, 1% मान के चलो नहीं होगी, तो आपका जो बैक फिल्टर की जो एफिशिएंसी होगी और जो बैक हाउस की जो एफिशिएंसी होगी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो वो क्या करेगा, जब गैस फ्लो करेगा, अगर आपकी केन वेलोसिटी ज्यादा होगी तो वो क्या करेगा, जो पार्टिकल्स गिरेंगे उनको सस्पेंडेड करके वापस से आपका जो फिल्टर पर केक बना होगा उसको वापस से फॉर्म करना शुरू करेगा। तो ये अपने को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब आता है कि कि उसके बाद हमारा क्या कंसेप्ट था वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब क्या आता है कि केन वेलोसिटी द वेलोसिटी डिजाइन वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी बिटवीन द बैग्स। The can velocity has to be checked because for some micron dust this was opposite to Chuto dust in the hopper. The reference figure velocity is 1.3 मीटर पर सेकेंड। तो जो मैंने आपको बताया कि भाई मेरी जो ऊपर की तरफ जो वेलोसिटी जाएगी वो केन वेलोसिटी है, उसको है। अब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द डेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन साइज ऑफ द डस्ट। इफ द स्पीड ऑफ डस्ट सेपरेटेड लेस देन केन, मतलब अगर आपका केन वेलोसिटी ग्रेटर देन है जिससे वो गिर रही है, तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं वो हम लोग दे सकते हैं। Dust is suspended between the bags, high differential pressure, cleaning system work excessively, dust, re-entertainment and high emission. ओके, तो ये हमारा क्या रहता है कि हमारा जो केन वेलोसिटी शुड बी लोअर देन होनी चाहिए टर्मिनल वेलोसिटी से। अब आता है वेलोसिटी अक्रॉस द डक्ट। तो ऑप्टिमम वेलोसिटी टू बी डिटरमाइंड अलोंग इनलेट डक्ट एंड आउटलेट डक्ट। तो वेलोसिटी का तो मैंने आपको वैसे भी नॉर्म्स बता दिया है कि भैया आपका नॉर्म्स किस पे डिपेंड करता है, वेंटिलेशन वॉल्यूम के हिसाब से करता है। उसके बाद बिफोर बैक फिल्टर हमारी 9 to 12 होनी चाहिए और आफ्टर बैक फिल्टर 16 to 20 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। अब आता है साइज ऑफ द बैग। तो साइज ऑफ द बैग किस पे डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द बैक फिल्टर डायमीटर एंड लेंथ ऑफ बैग इज सेलेक्टेड। तो फॉर अ लॉन्ग साइज बैग इज प्रेफरेबल टू गो विद द हाईएस्ट साइज वॉल्स। डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ वी कैन सेलेक्ट द नंबर ऑफ बैग्स टू बी क्लीन पर वॉल। तो एक्चुअली क्या होता है कि नंबर ऑफ वॉल जो हम लोग किस पे डिपेंड करता है, हमारा डायमीटर और साइज ऑफ द बैग्स पे डिजाइन करता है। तो ये क्या पार्ट आ गया, ये इसका मैकेनिकल पार्ट आ गया, ये इसका मैकेनिकल एक्सपेक्ट है कि अगर हम लोगों को मैकेनिकल एक्सपेक्ट भी समझना है वो उसका क्या आ गया, मैकेनिकल एक्सपेक्ट आ गया। अब क्या होता है कि जब हम लोग सब कुछ वेंटिलेशन वॉल्यूम, एयर टू क्लॉथ रेशियो, अभी फिल्ट्रेशन वेलोसिटी कॉन्सेप्ट रह गया वो मैं समझाता हूँ। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, गैस डिस्ट्रीब्यूशन भी सिस्टम में चेक करते हैं। गैस डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग चेक करते हैं थ्रू सीएफडी स्टडी से, ताकि हमारा जो प्रेशर ड्रॉप है सिस्टम में मिनिमम रहे। हमारा अगर प्रेशर ड्रॉप ज्यादा रहेगा तो घाटा क्या रहेगा, एक तो मेरा वेलोसिटी पे भी फर्क पड़ेगा, मेरा वेलोसिटी कम होनी चाहिए सिस्टम में यहाँ पर, क्योंकि मेरा वेलोसिटी क्या इंपैक्ट करती है, जो फैब्रिक के फिल्टर्स क्रॉस जो प्रेशर ड्रॉप होता है उस पर डिपेंड करता है, उसको ही फर्क करती है। ऊपर से मेरी कलेक्शन एफिशिएंसी को ही फर्क करती है, दूसरा से वो मेरी पावर बढ़ाती है। तो हमको ये सब जो स्मूथ
गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किसे स्टडी करना पड़ता है, वो मेरे को स्टडी करना पड़ता है सीएफडी स्टडी से। अब आता है कि वेलोसिटी प्रोफाइल अक्रॉस द बैक हाउस। तो वेलोसिटी प्रोफाइल मेरी अक्रॉस बैक हाउस होती क्या है? तो जनरली अगर मैं बताऊं तो मेरी वेलोसिटी प्रोफाइल जो होगी, द इनलेट फ्लेन जनरली साइज टू हैव गैस वेलोसिटी लोअर देन 12 मीटर पर सेकेंड। तो इनलेट फ्लेन जहां से हमारी गैस घुसती है, वो हमारी जो जनरली क्या होती है, वेलोसिटी हमारी कम रहती है, वहां पर 12 मीटर पर सेकंड से ज्यादा नहीं रहती है। तो वही मैंने आपको बताया था कि जो हमारे जो नॉर्म्स रहते हैं वो कितने रहते हैं, 9 टू 10 टू 12 मीटर पर सेकंड रहते हैं, उससे ज्यादा नहीं रहती है। उसके बाद इनसाइड द हॉपर परफोरेटेड इंस्टॉल टू इक्वलाइज द गैस फ्लो एंड द गैस आल्सो टू फर्स्ट रो ऑफ बैग्स। इनसाइड द हॉपर परफोरेटेड प्लेट्स लगी रहती है ताकि हमारा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हो। उसके बाद हमारा बैफल प्लेट्स भी लगी रहती हैं, वो भी क्या रहती है कि हमारा हीट वो कहते हैं अपना जो ट्रांसफर होगा, जो टोटल आपका होगा वो इक्वल होना चाहिए। द एंट्री इन द हॉपर विद वेलोसिटी लेस देन 5 मीटर पर सेकेंड ऑल द। तो मेनली क्या रहता है कि जब हम लोग ऊपर करते हैं, ऊपर तो मेरी जो वेलोसिटी रहती है वो कितनी रहती है, 12 मीटर पर सेकंड के आसपास, लेकिन जैसे मेरा मटेरियल नीचे जाता है तो मेरी वेलोसिटी हॉपर्स के क्रॉस कितनी हो जाती है, 5 मीटर पर सेकंड के आसपास होनी चाहिए थी। अब क्या है कि ये मेरा केज हो गया, ये जो आपको दिखाई दे रहा है केज हो गया, ये ट्यूब्स हो गए मेरे, ये डर्टी एयर जा रहा है, ये वेंचुरी है। आजकल तो हम लोग वेंचुरी यूज नहीं करते हैं क्योंकि पल्स जेट क्लीनिंग सिस्टम में आजकल वेंचुरी से क्या होता है, प्रेशर ड्रॉप थोड़ा ज्यादा रहता है हमारा, तो आज कंप्रेसर का जो कंजप्शन होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है। और ये मेरा कंप्रेस एयर और ये मेरे क्लीन एयर जा रही है। अब क्या आता है, अब हमारा दूसरा रहता है कि हम लोग हॉपर डिजाइन कैसे करते हैं। अगेन ये भी एक तरीके से आपका मैकेनिकल एक्सपर्ट ही है, ये प्रोसेस डिजाइन एक्सपर्ट नहीं है, फिर मैंने ले लिया है ताकि आपको थोड़ा नई चीज मिले सीखने के लिए। और होप ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, नेट से कुछ सीखा और कुछ बनाया बड़ी मेहनत से, तो इसमें आपको सीखने के लिए बड़ा मिलेगा। अब क्या है कि अगर मान के चलो ये मेरा जो जनरली हॉपर का जो डिजाइन है, अगर मान लो मैं हॉपर डिजाइन ऐसे डालता हूँ, इसमें मैंने बेफल्स नहीं लगाए, तो मैं जब बेफल्स नहीं लगाऊंगा तो मेरा जो डस्ट फ्री इंटरटेनमेंट का मतलब है कि जो मेरा मटेरियल नीचे गिर के कलेक्ट होना चाहिए सिस्टम में वापस से नहीं हुआ, वो वापस से मेरा बैग्स में चला जाएगा। जब मेरे वापस से मेरे बैग्स में चला जाएगा तो क्या होगा, मेरी कलेक्शन एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी। अब क्या करता है, ये जो बेफल्स लगाते हैं हम लोग, बेफल्स लगाने से क्या होता है, ये जो है एब्रेशन जोन बन गया। अब इसमें एब्रेशन जोन नहीं बना, डस्ट गया, डस्ट के ऊपर यहाँ पे वेयर होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर मेरे बेफेल बने हुए हैं, लेडर वैन पे बेफेल लगे हुए जैसे ये लगे हुए हैं ना, तो उससे क्या होगा, मेरा ओवरऑल जो कलेक्शन एफिशिएंसी होगी वो बढ़ जाएगी। मेरे जो सिस्टम है, तो जनरली हम लोग आगे भी बढ़ेंगे, अगर हमारा कोन के नीचे बेफल नहीं दी गए तो हमारे कलेक्शन एफिशिएंसी घट जाती है। और दूसरा क्या है कि हमारा एब्रेशन का जो वो है वो भी, तो ये बहुत छोटे मोटे पॉइंट है लेकिन है वही है कि वापस से सीएफडी स्टडी करना, गैस डिस्ट्रीब्यूशन करना, पूरी सिस्टम में सीएफडी स्टडी करके हम लोग गैस डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करते हैं कैसा हमारा प्रॉपर है। ऑप्टिमल फ्लो डिस्ट्रीब्यूशन, द गैस डिस्ट्रीब्यूशन फ्लो रेगुलेटरी ऑप्टिमाइज यूजिंग सीएफडी सिमुलेशन टू फर्दर रिफाइन द डिजाइन ऑफ इनलेट एंड आउटलेट ज्योमेट्री। तो बैक फिल्टर की जैसे हम लोग इनलेट ज्योमेट्री हुई और आउटलेट ज्योमेट्री, वो हम लोग किससे डिजाइन करते हैं, in baffle and guide plate are distributed resulting uniform the impacting of air in the filter bags and एक्चुअली जो हम लोग कोई भी सीएफडी स्टडी करते हैं ना, सीएफडी स्टडी से हम लोग ये हमको अच्छा आइडिया मिल जाता है कि हमको एक तो वेलोसिटी प्रोफाइल स्मूथ बनाना है, तो हमको ये पता चल जाता है कि हमको कहाँ का बैफल प्लेट्स लगानी है। तो जनरली क्या होता है कि कोई भी सिस्टम में बैफल प्लेट्स क्या करती हैं, गाइड करती हैं एयर को। तो एयर को गाइड करने के लिए लोग सीएफडी स्टडी करते हैं और हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि हमारे जो इनलेट और आउटलेट जो एयर है वो स्मूथ रहे। अब आता है फिल्ट्रेशन वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। तो फिल्ट्रेशन वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि फ्रॉम मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू इट इज डिजायरेबल टू साइज अ फिल्टर टू हैव अ लो वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज इकोनॉमिकली पॉसिबल। अब वही मैं बता रहा हूँ कि जो हमारा लो फिल्ट्रेशन वेलोसिटी को जो एयर टू क्लॉथ रेशियो उसको हम लोग फिल्ट्रेशन वेलोसिटी होना चाहिए। द पार्टिकल्स the particles are not forced into fabric, eventually will be permanently trapped in the fabric pores, but to stay near the outer surface to easily use the cleaning. अगर मेरा फिल्टर वेलोसिटी ज्यादा होगा तो वो क्या होगा, वो परमानेंटली जो फिल्टर के जो फैब्रिक्स होता है उसमें वो टेपर्ड हो जाएंगे, घुस जाएंगे। तो मेरे को क्या रहेगा, मेरे को टेपर्ड नहीं करना है, मेरे को तो बस उसको ऐसा चिपकाना है कि केक फॉर्मेशन है ताकि मैं पर एयर दूं और ऑटोमेटिकली वो इजिली निकल जाए।
वरना अगर मेरी फिल्ट्रेशन वेलोसिटी ज्यादा रहेगी तो क्या होगा, फिल्ट्रेशन वेलोसिटी ज्यादा रहने से क्या होगा, ऑटोमेटिकली एक तो मेरी बैग्स की लाइफ है वो कम हो जाएगी और कलेक्शन एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी, और दूसरा मेरा कंप्रेसर का जो कंजप्शन है वो भी बढ़ जाएगा। तो permanent tapping of article builds up the residual pressure drop of the fabric. If the pressure drop continues, it despite more intensely cleaning, the fabric has to be blended. तो वही प्रेशर ड्रॉप जो होगा अक्रॉस द फिल्टर बढ़ जाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स है उसके अंदर सस्पेंडेड हो जाएंगे, सस्पेंडेड होने से आपका जो प्रेशर ड्रॉप है वो भी बढ़ जाएगा। तो कितना आज हमने कितने नए नए टर्म्स पढ़ ली, फिल्ट्रेशन वेलोसिटी सीख लिया, केन वेलोसिटी क्या होती है वो समझ लिया, उसका एयर टू क्लॉथ रेशियो का इतना कंसेप्ट होता है वो कर दिया। दूसरा इसमें एक और चीज होती है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसमें तो अगर आप 2 3 4 वीडियो के बाद वीडियो बना लो को भी कम कर दे, क्योंकि ये टॉपिक इतना बड़ा है कि बस। अब इसमें एक और चीज रहता है कि जो फैब्रिक हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि होता है वोवन फैब्रिक होता है, नॉन वोवन फैब्रिक होता है। अब फैब्रिक हम लोग सेलेक्ट कैसे करते हैं, फैब्रिक भी हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि हमको कितने माइक्रोन तक का चाहिए। अगर हमको बहुत ज्यादा माइक्रोन्स में चाहिए, मतलब डस्ट एमिशन चाहिए नहीं, तो हम लोग नॉन वोवन फैब्रिक करते हैं। तो वो एक बहुत लंबा टॉपिक हो जाता है, तो डिपेंडिंग अपॉन द डस्ट कलेक्शन एफिशिएंसी हमारा ये रहता है। अब आता है कि पल्स जेट बैक फिल्टर्स में क्या रहता है कि अपना यही वेंचुरी रहता है, वेंचुरी के बाद ट्यूब से रहता है। लेकिन आजकल हम लोग क्या करते हैं, वेंचुरी अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमारा जो कंजप्शन है बढ़ जाता है। तो ये डस्ट लाइडन गैस जा रही है, केसिंग दिया है, केस दिया वेंचुरी के साथ, क्लीन एयर जा रही है, डायफ्राम दिया, कंप्रेस एयर दिया, क्लीनिंग एयर, ये फिल्ट्रेशन है। तो ये पूरी प्रोसेस को इन्होंने इस डायग्राम से समझा दिया है। अब क्या होता है कि डिफरेंस क्लीनिंग एडवांस क्लीनिंग सिस्टम अगेंस्ट द, अब क्या होता है कि जो एडवांस क्लीनिंग सिस्टम आ गया हमारे, उसमें क्या रहता है कि हमारा जो प्रेशर रिक्वायरमेंट होती है हेडर प्रेशर की वो कम रहती है एज कंपेरिजन टू जो पुराने वाले थे। तो और ये जैसे कि हमारा पहले जो चलता था वेंचुरी चलता था, वेंचुरी चलने से क्या होता था कि हमारा जो रिक्वायरमेंट होता है वो ट्रेडिशनल पर्सन सिस्टम था। एडवांस में क्या हो गया कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो गई। However, the conventional cages cannot be used in advanced cleaning system as their tendency बढ़। एक्चुअली क्या है कि वो क्लीनिंग सिस्टम का जो एडवांसमेंट होगा कि हमारी कंप्रेस्ड एयर प्रेशर जो है वो रिक्वायरमेंट कम हो गई इन केस ऑफ एडवांस क्लीनिंग सिस्टम में। अब क्या है, ये मेरे ब्लो पाइप होते हैं, जिससे मेरे जैसे कि अगर मान के चलो ये मेरे कंप्रेसर का हेडर है, एसओवी है, डायफ्राम है, डायफ्राम से मेरा ये ब्लो पाइप है, ब्लो पाइप से मेरा वेंचुरी में गया, वेंचुरी से होते हुए गया। एक्चुअली हमारा जो प्रेशर जो भी हमारा जो कंप्रेसर का जो प्रेशर हर केज में जो डेवलप होता है, हर केज में जो डेवलप होता है वो शुड बी ग्रेटर देन होना चाहिए जो प्रेशर अक्रॉस द बैग्स है। तो जनरली एक थंब रूल होता है कि अक्रॉस एक बैग, केज के जो एक बैग, केज के ऊपर जो कपड़े के ऊपर जो प्रेशर बनता है वो 125 पास्कल के ऊपर के आसपास होता है। तो हमारा कंप्रेसर प्रेशर जब जाता है हर उस पे जाएगा, इस पे गया, वो शुड बी ग्रेटर देन होना चाहिए 125 पास्कल से, तभी हमारा मटेरियल है वो कलेक्ट होगा। अब जैसे कि इस वाले में आपको फोटो मैंने इसलिए दिखाई है कि मिस अलाइन ब्लो पाइप एंड फिल्टर पाइप। तो जनरली क्या होता है कि जब आपका कमीशनिंग हो रही हो, इरेक्शन हो रहा हो कोई बैक फिल्टर्स का, तो आपको ये चीज, और कभी भी आप रनिंग में भी दे सकते हो कि कभी कभार क्या होता है कि ये जो बैक फिल्टर जो है पाइप्स हैं, ब्लो पाइप हैं, और यहाँ पर जो केज लगा हुआ है, ये इन दोनों का जो अलाइनमेंट है वो प्रॉपर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रॉपर होना चाहिए। अगर ये प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, आपका फंक्शन होगा। सिमिलरली ये यहाँ पर भी आपको मेल फंक्शन दिखाई दे रहा है, एसओवी, कंप्रेस्ड एयर, डायफ्राम ऑयल, ये किसकी वजह से हो रहा है? ये उसकी वजह से हो रहा है आपका जो वाटर रहता है इसमें कंप्रेस्ड एयर में। अब डस्ट कंसेंट्रेशन हम लोग कैसे निकालते हैं? अगर मान लो कोई क्रशर का निकालना तो प्रेशर आउटपुट और डिवाइडेड बाय टोटल डीडस्टिंग एयर, जो बहुत सिंपल सा फंडा है। ये पढ़ ही लिया है हमने, ये पढ़ लिया है। अब क्या होता है कि जैसे एयर स्लाइड की नॉर्म्स क्या होते हैं, एयर स्लाइड की नॉर्म्स मैंने डाल दी है। तो एयर रिक्वायर्ड फॉर एयर स्लाइड इज अ टू नॉर्मल मीटर की per meters not fabric used in the air slide also need 150% ऑफ एयर वॉल्यूम। तो आपको अगर जो भी है थंब रूल्स है कि अगर हमको एयर स्लाइड के लिए चाहिए तो वो कितना है, 2 नॉर्मल मीटर के ऊपर मिनट है, तो उसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 150%। 150% मतलब 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इसलिए डाल दिया क्योंकि थंब रूल्स हैं कुछ। बैक फिल्टर का जो मटेरियल का सिलेक्शन क्राइटेरिया वो किस पे डिपेंड करता है, वापस ही वही चीजें रिपीट हो रही हैं, इसलिए मैं आगे चलता हूँ। अब जैसे जैसे मेरा फैब्रिक फिल्टर रहता है, जैसे पॉलीप्रोपाइलिन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, नॉमेक्स हो गया, फाइबर हो गया, उसके अपॉन डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर हम लोगों को
वो कैरेक्टरिस्टिक्स सिलेक्ट करनी होती है। अब कंप्रेसर रिक्वायरमेंट बैक फिल्टर्स का एक है, थोड़ा सा एक्सेल फाइल में दिखाता हूँ बाद में। अब आता है वेंटिंग हुड डिजाइन आर्म्स। जो हम लोग वेंटिंग हुड डिजाइन करते हैं, तो हमारा जो वेंटिंग हुड, अभी हमने पाइप के डिजाइन आर्म्स पढ़े, तो हमारा वेंटिंग हुड कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो वेंटिंग हुड का में हमारी जो जनरली वेलोसिटी होती है वो कितनी होनी चाहिए, 1.4 मीटर पर सेकेंड के आसपास होनी चाहिए। तो वेंटिंग हुड की वेलोसिटी क्यों होनी चाहिए 1.4 के आसपास, क्योंकि वेंटिंग हुड हमको क्या देता है, केन वेलोसिटी देता है। तो केन वेलोसिटी से गैसेस जब जाएंगी तुम्हारी ऐसे, भाई इधर से होते हुए मेरी गैसेस जाएंगी, और गैसेस होते हुए जाएंगी किस, कहाँ जाएंगी, हॉपर में जाएंगी। तो वेंटिंग हुड वेलोसिटी मेरी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर मेरी वेंटिंग हुड वेलोसिटी ज्यादा हुई तो क्या होगा, मेरी कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि वेंटिंग हुड वेलोसिटी किसको डिपेंड कर रही है, मेरी केन वेलोसिटी को। तो कई लोगों को मेरे को तो पता नहीं होगा कि भाई, मेरे को पहले नहीं पता था, आज ही मेरे को पता चले कि भाई वेंटिंग हुड की वेलोसिटी 1.4 मीटर पर सेकंड इसलिए रखते हैं ताकि हमारी जो केन वेलोसिटी के आसपास ही रखते हैं। तो इसलिए वेंटिंग हुड का जो डिजाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपका वेंटिंग हुड में वेलोसिटी ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली आपकी कलेक्शन एफिशिएंसी कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये सब वेंटिंग हुड डिजाइन के कुछ नॉर्म्स हैं। अब ये तो आपको पता है कि भाई अपना ये होना नहीं चाहिए, कौन कौन से एक्सेप्टेबल हैं, कौन कौन से रिकमेंडेड हैं, तो ये रिकमेंडेड है, ठीक है ना। तो ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं। वही है कि द पाइप डिजाइन आफ्टर फिल्टर एज वेल एज द एग्जॉस्ट फ्रॉम द फैन शुड बी वन साइज लार्जर देन द पाइप जस्ट बिफोर फिल्टर। तो जनरली क्या होता है कि जो डस्ट लाइडन गैस में मेरी वेलोसिटी 9 टू 12 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए, उसके बाद मेरी वेलोसिटी होनी चाहिए 16 से 18 मीटर पर सेकंड होना चाहिए। वापस से डिस्चार्ज शूट हाइट डिजाइन में क्या होता है कि अगर आपका डिस्चार्ज शूट की हाइट 2 मीटर से ज्यादा है तो हम लोग क्या लगा लेते हैं, उसमें बैफल प्लेट लगा लेते हैं ताकि हमारा कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ जाए। और यहाँ पर मेरी जो केन वेलोसिटी है वो कितनी होनी चाहिए, 1.3 से 1.4। केन वेलोसिटी हमेशा आपकी 1.2 1.3 1 ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब आता है कि एयर रिक्वायरमेंट। अब हम लोग थोड़ा सा एक दो केस स्टडीज पढ़ लेते हैं, क्योंकि 15-20 मिनट में वो वीडियो खत्म भी करना है, क्योंकि वैसे बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन फिर भी एक बार और एक वीडियो और बनाऊंगा बैग हाउस के ऊपर, तो उसमें और कवर किए रह जाएंगे। अब क्या है कि एयर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रशर सेक्शन। तो इसमें क्या है कि आपका जो मेन जो क्रशर का 2 नंबर जो है डीडस्टिंग लाइन है, 1 नंबर क्या है कि अपना जो एप्रॉन कन्वेयर उसकी है, 3 4 5 क्या है आपकी जो बेल्ट कन्वेयर्स लगे हुए हैं, बेल्ट है 3 4 5, उसकी ब्रांचेस हैं। तो इसमें अगर मान के चलो मेरे को एयर रिक्वायरमेंट निकालनी क्रशर में, तो हम लोग कैसे निकालेंगे उसको हम लोग देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 किससे कनेक्टेड था, अप्रॉन कन्वेयर से कनेक्टेड था। तो एज पर डिजाइन गाइडलाइंस जो मैंने शुरू में पढ़ाई थी वो क्या कह रही थी कि 47 मीटर क्यूब पर मिनट पर मीटर अप्रॉन बेल्ट के हिसाब से मेरे को इतना चाहिए। पॉइंट 2 मेरा मेन ब्रांच हो गया, पॉइंट 3 4 5 सब ब्रांचेस हो गए। तो पॉइंट 2 कितना हो गया, एयर रिक्वायरमेंट एज पर मेन ब्रांच विल बाय यूजिंग द फॉर्मूला 11 इंटू क्यू रूट और पी इंटू एच इंटू एच। तो इसके हिसाब से मैं निकाल सकता हूं। सिमिलरली इन सबको मैं ऐड कर दूंगा। ये P क्या कैपेसिटी ऑफ क्रशर है, H का डिस्टेंस बिटवीन द क्रशर शाफ्ट एंड बेल्ट कन्वेयर, H की वैल्यू इतनी है अप्रोक्सीमेटली, और टोटल हमारा कितना हो गया। तो ये सब अप्रोक्सीमेटली मेरी कैलकुलेशंस आ जाएंगी। दूसरा है कि अगर मान के चलो मैं डीडस्टिंग रिक्वायरमेंट निकालना है सीएफ सैलो, तो एक किसी लड़के ने पूछा था कि भाई सर हमारा डीडस्टिंग सैलो में बैक फिल्टर बफिंग मार रहा है। तो अगर मान के चलो वो फैन का वॉल्यूम, अगर मान के चलो फैन का आपका डिजाइन इनकम्पिटेंट है, इनकम्पिटेंट का मतलब है कि इनएफिशिएंट है, तो उस केस में भी आपका फैन बफिंग मार सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो अभी इसको आप कैसे क्रॉस चेक करोगे कि भाई मेरे को फैन का वॉल्यूम इतना चाहिए। तो इसके लिए सबसे अच्छा वो है कि आपको जो सीएफ सैलो के ऊपर टॉप है उसमें आपको निकालना पड़ेगा कि हम लोग एक्चुअल में वॉल्यूम कितना दे रहे हैं। जितना हम लोग सीएफ सैलो से वॉल्यूम देंगे उससे ज्यादा ही वॉल्यूम मेरे को फैन का चाहिए। क्या चाहिए, फैन का। अब उसको हम लोग दो चीज से चेक करते हैं। एक तो हम क्या करते हैं कि एनएम क्यूब पर आवर में जितना हम लोग वॉल्यूम एनएम क्यूब पर आवर में इनपुट में दे रहे हैं उतना ही एनएम क्यूब पर आवर मेरे को फैन में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उससे भी हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमको क्या करना पड़ता है कि एरेशन, एक तो इसमें सीएफ सैलो में एयर कहां से जा रही है, एक तो एरेशन ब्लोअर से जा रही है Q3, क्या जा रही है Q3। तो हम लोग क्यू सैलो टॉप कैसे निकालते हैं, क्यू सैलो टॉप निकालने का फॉर्मूला है कि ये तो मेरी हो गई Q3, यहां से भी मैं एयर दे रहा हूं वो भी जा रही है, तो Q2 प्लस Q3 प्लस Q1।
तो Q1 क्या है, टेम्परेचर एडजस्टेड अमाउंट ऑफ एयर फ्रॉम ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, जो हम लोग न्यूमेटिक कन्वेंस से एयर दे रहे हैं वो मेरी Q1 हो गई। Q3 क्या हो गई, एयर फॉर एरेशन वो CF सैलो जो एरेशन से जा रही है। और Q2 क्या हो गई, मेरी डिस्प्लेसमेंट एयर हो गई। तो जो मैं सैलो टॉप की एयर निकालूंगा तो मुझे कैसा निकालना पड़ेगा, इस तरीके से मेरे को निकालना पड़ेगा। Q3 क्या है मेरा 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे, क्योंकि जो Q2 Q1 है उसको मैं 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे भेज रहा हूँ, लेकिन जो मैं ये एरेशन की भेज रहा हूँ, एरेशन की मैं एयर कहाँ से ले रहा हूँ, एम्बियंट से ले रहा हूँ। तो एम्बियंट से मेरे को वापस से 80 डिग्री सेंटीग्रेड कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी करेक्शन फैक्टर लगाना पड़ेगा। तो मेरे को क्यू सैलो टॉप आ जाएगा। तो क्यू सैलो टॉप हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं कि अगर हमको एरेशन की पता है, कन्वेइंग एयर की पता है, तो हम लोग टोटल वॉल्यूम में निकाल लिया। अब मेरा जो टोटल एनएम क्यू पर आवर आ रहा है वो फैन के जो एनएम क्यू पर आवर से कम होना चाहिए और फैन के एनएम क्यू पर आवर ज्यादा होना चाहिए। तो उस केस में अगर वो एनएम क्यू आवर फैन का ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली आपका बफरिंग नहीं मारेगा, अगर आपका बैक फिल्टर में सब कुछ सही है। तो ये सब चेक करने के तरीके होते हैं और ये एक चीज बहुतों को नहीं पता होती है, कोई इतना घुसता ही नहीं है। अब आता है साइलो बॉटम के। तो Q4 Q6 क्या है, Q4 Q6 मतलब ये जो साइलो एक्सट्रक्शन में हमारा ये बैक फिल्टर लगा है, हमारा Q4 Q6 Q5 ये जो है ये एयर जो सिस्टम में जा रही है उसकी हमने ली है। तो ये सब क्या है अपना कंसेप्ट है, वो हमको पता होना चाहिए। जैसे कि Q5 ये वाला हो गया, Q3 ये हो गया। Q5 जो मेरा नीचे वाला एरेशन ब्लोअर है वो है, Q3 मेरा ऊपर है। तो Q3 Q5 में मेरा करेक्शन फैक्टर लगेगा। Q4 और Q6 जो है छोटे छोटे वाले ब्लोअर हैं एरेशन वाले, तो इनका वॉल्यूम प्लस इनका वॉल्यूम इन सबका वॉल्यूम का लेगा, ये बैक फिल्टर ले रहा है। तो हम लोगों को क्या है कि मोटा मोटा पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब एयर फॉर ऑरेशन ऑफ सीयर सैलो, तो जनरली क्या कंसेप्ट रहता है कि जैसे जैसे आपका सैलो डायमीटर बढ़ता जाएगा आपका एरेशन का जो सैलो का होता है फंडा ये रहता है। तो ये आपका हो गया। अब आता है कि रिक्वायर्ड डिसस्टिंग एयर टाइट क्लिंकर सैलो। तो एयर क्लिंकर सैलो में हम लोग कैसे निकालते हैं, D पॉइंट 5। तो डी क्या है, डायमीटर ऑफ द सैलोमीटर। अगर किसी को इतना कंसेप्ट में मतलब कोई दिक्कत हो तो जो हमारे थंब रूल थे कि 9 to 12 मीटर पर सेकंड मतलब उसमें होनी चाहिए, ब्रांच में होनी चाहिए, और उसके बाद मेन आफ्टर फिल्टर 16 to 18 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए। बैक फिल्टर पर्जिंग सीक्वेंस। तो बैक फिल्टर का जनरली हम लोग जो पर्जिंग सीक्वेंस पढ़ते हैं वो कैसा होना चाहिए, ये टाइपिकली और रिकमेंडेड का मतलब होता है कि फर्स्ट के बाद फोर्थ होगा, फोर्थ के बाद सेवंथ होगा। तो हमारे हमेशा हमारा जो पर्जिंग सीक्वेंस होता है वो इस सही तरीके से होता है। ऐसे नहीं होगी फर्स्ट के बाद सेकंड होगा, सेकंड के बाद थर्ड होगा, थर्ड के बाद फोर्थ होगा, ऐसे नहीं होता है। तो जनरली आजकल जो बैक हाउस में होता है, बैक हाउस में क्या होता है, चैनल बना रहता है। तो ये इस चैनल होगा, फिर पहला चैनल होगा, फिर चौथा चैनल होगा, फिर 8वां चैनल होगा, फिर आपको 12वां चैनल होगा। तो ऐसे चैनल वाइज हम लोग कंपोनेंट को अल्टरनेटिव कर लेते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं ट्रबल शूटिंग पॉइंट। तो ट्रबल शूटिंग पॉइंट्स का मतलब क्या होता है कि मान के चलो मेरा ऑपरेशन प्रॉब्लम से आ रहा हाई प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द फिल्टर। तो हाई प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द फिल्टर का मतलब तो एक भी रीजन नहीं हो सकता कि आपके फिल्टर खराब हो गए। दूसरा है कि अगर हमारा जनरली डस्ट लोड बहुत ज्यादा चल रहा हो। तीसरा है कि मेरे क्लीनिंग साइकिल इनइफेक्टिव है। इनइफेक्टिव का मतलब है कि हमारा जो पर्स टाइम है वो कम है, तो उसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मॉडिफाई द क्लीनिंग है, चेक द कंप्रेसर प्रेशर सोलेनोइड वाल्व वर्किंग। दूसरा वेटिंग ऑफ बैग्स का मतलब बता ही नहीं जानते, हाई एयर टू क्लॉथ रेशियो। तो आपका हाई एयर क्लॉथ रेशियो भी हो सकता है। तो ये सब कुछ जनरल वो है। उसके अलावा कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पढ़ देना, बता देंगे क्या दिक्कत होती है। लो प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द फिल्टर, वेंटिंग लाइन्स आर प्लग फॉर जाम, ineffective utilization of capacity, बैग permeability increase, ओवर क्लीनिंग ऑफ द बैग्स। तो ये भी होगा। अगर आपका प्रेशर ड्रॉप कम है तो आपका क्या है कि आपको पर्जिंग ज्यादा पर्ज हो रहा है तो उसको भी आप मॉडिफाई कर सकते हो। तो ये सब क्या थे मेरे ट्रबल शूटिंग के पॉइंट थे। अब कुछ 10 मिनट में इसको बैक फिल्टर ऑडिट का एक कंसेप्ट ले लेते हैं, क्या रहता है। अब जनरली किसी भी बैक फिल्टर को हम लोगों को ऑडिट करना हो तो सबसे पहले हम लोग जब ऑडिट करते हैं किसी भी बैक फिल्टर का, तो सबसे पहले हमको क्या कंसेप्ट होना चाहिए कि जैसे कि अगर मैं ये डीबीसी बैक फिल्टर का मैंने ऑडिट कर रहा हूँ तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सब ब्रांचेस में पॉइंट बनवा लेते हैं, रोटरी लॉक के नीचे बनवा लेते हैं, बैक फिल्टर के इनलेट भी बनवा देते हैं, बैक फिल्टर आउटलेट भी बनवा देते हैं, और ये अपना डैम्पर से पहले, डैम्पर के बाद, और फैन के आउटलेट में। तो यहाँ हम लोग बनाते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हुआ, सब ब्रांचेस में हुआ, और यहाँ पर हुआ, हॉट फायर एनोमीटर से हम लोग वेलोसिटी ले लेते हैं। अब इस वाले बैक फिल्टर में सबसे पहले हमारा ऑब्जर्वेशन क्या क्या है।
हम लोग पहले ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा ऑब्जर्वेशन से है कि हमारा जो डीपी है, प्रेशर ड्रॉप है, इस बैक फिल्टर के क्रॉस कितना है, 10 mm डोलोजी। इसका मतलब 10 mm डोलोजी बैक फिल्टर चल रहा है, इसका मतलब ये खाली चल रहा है, ठीक है ना। और ये किसी प्लांट की केस स्टडी में मैं गया था, जब मैं किसी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में था, उसका स्टडी करने गया था। उसके बाद हमने इसका सॉल्यूशन भी दिया, वो सक्सेसफुली हो भी गया। तो हमने क्या किया मैं बताता हूँ एक्सपीरियंस। इस बैक फिल्टर में 10 mm डोलोजी प्रेशर ड्रॉप चल रहा था, इसका मतलब खाली चल रहा था। उसके बाद हमने क्या किया, इसके अंदर 2 वेंटिंग लाइन थी। तो हमने क्या किया, जहां जहां से डस्ट निकल रही, डस्ट प्लांट वाले बोले डस्ट बहुत निकल रही है, तो हमने सॉल्यूशन दिया कि उसमें और वेंटिंग लाइंस लगा लेते हैं। जब वेंटिंग लाइन मैंने बोला कि और लगा दीजिए, तो उन्होंने 2 वेंटिंग लाइन थी, 2 से उन्होंने 6 तक लेके गए। और उसकी डिजाइन कैसे किया, 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से उन्होंने बैक कैलकुलेशन करके उसको डिजाइन करके लगा दिया। उसके बाद क्या हुआ कि इनिशियली जो मेरे ऑब्जर्वेशन थे, अभी क्या है, अभी हमारे जो चैलेंजेस क्या है कि डस्ट एमिशन फ्रॉम द बेल्ट कन्वेयर, हाई पावर कंजम्पशन था, अनइवन वेंटिंग वेलोसिटी, लो डीपीवी, अनयूटिलाइजेशन ऑफ बैक फिल्टर कैपेसिटी, ये हमारा चैलेंजेस थे। अब इसमें प्रेशर ड्रॉप का डैम्पर है इतना, फैन फ्लो इतना है, प्रेशर ड्रॉप का बैक फिल्टर 10 mm जी। तो हमने क्या किया, वेंटिंग वेलोसिटी को, जो वेंटिंग लाइन थी वो बढ़ा दी। वेंटिंग लाइन से बढ़ाने से क्या हो गया, उसका जो जो 10 mmWg प्रेशर मिल रहा था, वो हमको कितना मिल गया, 80 से 90 mmWg मिल गया। 80 से 90 mmWg से हमारा, उसके बाद जो डस्ट हमारी उड़ रही थी। तो ये चीज आपको कब आएगी, जब आप खुद साइट में खुद अपना इनिशिएटिव करेंगे। इंस्टॉल एडिशनल वेंटिंग लाइन द टेल एंड्स ऑफ द बेल्ट कन्वेयर। रिकमेंडेड वेंटिलेशन वॉल्यूम कितना, 3000 मीटर क्यूब पर जो हमने निकाला, 10 मीटर पर सेकंड, हाई पावर रिप्लेस विद वीएफडी। तो और डैम्पर को हमने रिप्लेस करने के लिए तो सेविंग। तो ये क्या रहता है ना, ये सब अपने आपको सोचना पड़ेगा कि कोई बैक फिल्टर जो हम लोग लेते हैं, तो एक बैक फिल्टर का ऑडिट करने का तरीका है। इसी तरीके से आप एक और इसका कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज द फ्लाई ऐश साइलो सक्शन एंड बैक फिल्टर ऑपरेशन ऑन फ्लाई ऐश साइलो टॉप बैक फिल्टर। तो जनरली क्या होता है कि जो फ्लाई ऐश का रहता है, जब फ्लाई ऐश लोड होता है, अनलोड होते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक टाइम तो वो बैक फिल्टर मैक्सिमम कैपेसिटी पे चला जाएगा, और एक बार क्या होगा, मिनिमम कैपेसिटी पे चला जाएगा। तो जो डेल्टा पी है वो हमने कंप्रेसर से दे दिया, और जो उसका वीएफडी से हमने क्या कर दिया, जो ड्राफ्ट जो मेंटेन करना चाहिए, अगर मान के चलो मेरा अनयूटिलाइजेशन में है, तो उस केस में थोड़ा वीएफडी से मैं अपना फैन का जो आरपीएम है कम कर सकता हूँ। तो क्योंकि जब आपका डस्ट लोड बढ़ेगा, तब जाकर आपका वेलोसिटी कम होगा ना। अगर आपका जब डस्ट लोड ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आपका वेलोसिटी ज्यादा रहेगा, तो हम लोग फैन का आरपीएम कम कर सकते हैं। तो जैसे कि ये केस स्टडी है, इस केस स्टडी में हमने क्या किया, हमने यही किया है कि हमने इससे कनेक्ट कर दिया। तो ये सब ऑब्जर्वेशंस हैं। अब इस पूरे मॉड्यूल का जो आज बताया है, इसका समराइज करते हैं। तो हमारा मेन हमने जो पॉइंट सीखे आज बैक फिल्टर के मॉड्यूल में, कि एक तो इंस्टॉलेशन एडिशनल वेंटिंग लाइन टू द बैक फिल्टर। अगर हमको बैक फिल्टर मॉड्यूलेशन में अगर हमको कहाँ कहाँ भी चांस मिलता है, तो हम लोग एडिशनल वेंटिंग लाइन लगा सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ब्रांच वेलोसिटी हमारी कितनी होनी चाहिए, 9 to 12 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। दूसरा है कि रिप्लेसमेंट ऑफ इनएफिशिएंट आरएल। जो आरएल के नीचे मैंने बताया, जैसे आरएल के नीचे हमारा जो स्टैटिक प्रेशर होना चाहिए, वो 0 से 10 के आसपास होना चाहिए। मतलब यहाँ पर जो मेरा स्टैटिक प्रेशर है 0 से 10 होना चाहिए। अगर -40 -50 आता है स्टैटिक प्रेशर, इसका मतलब मेरा जो रोटरी लॉक है चला गया है। रोटरी लॉक चला गया तो आपको किससे रिप्लेस करना है, नए रोटरी लॉक से रिप्लेस करना है। रिमूवल ऑफ डैम्पर एंड देन रिप्लेस बीएफडी। इंस्टॉल डीपी ट्रांसमीटर फॉर बैक फिल्टर इंटरलॉक हेड पर्चिंग। Install baffle plate at the inside distal to increase the collection efficiency and maintain the back filter DP in the range of 80 to 130 mmWg। और कंप्रेसर प्रेशर कितना रखना है, 4.5 से 5.5 kg पर सेंटीमीटर। तो ये हमने बैक फिल्टर का पढ़ा। अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके भेजिए, मुझे अच्छा लगेगा। और असनानी क्लासेस में को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि चैनल आगे बढ़े, आपको सीखने को मिले। क्योंकि जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, उतना मेरे को ही मोटिवेशन मिलता है नए वीडियोस बनाने का। और ये जो फ्यूचर के मॉड्यूल्स हैं, फैन ऑडिट, मेथोलॉजी, कंप्रेसर ऑडिट, बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, बहुत टॉपिक्स हैं पढ़ाने के लिए। आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, और मैं पढ़ाते पढ़ाते नहीं थकूंगा, लेकिन इतने। लेकिन आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना, बाय बाय।